आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो अन्ना आंदोलन से राजनीति में भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, उस वक्त केजरीवाल अपने आप को आम आदमी कहते थे और सीएम बनने के बाद भी 2 कमरों के फ्लैट में रहने की बात करते थे। लेकिन सत्ता में आते ही केजरीवाल ने अपनी सभी बातों से यू टर्न ले लिया और 2 कमरों की फ्लैट में रहने की बात करने वाले केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया। और अब शीश महल हाथ से ना जाए इसलिए गिरफ्तारी के बाद भी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। ईडी की हिरासत में भी रहकर केजरीवाल को ये फिक्र है कि शीश महल हाथ से ना जाए। पहली बात तो वो सीएम पद छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा करना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि दिल्ली के एलजी उनके सीएम पद पर बने रहने की सोच पर ग्रहण लगा सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल प्लान बी पर भी काम कर रहे होंगे, तभी तो उनकी पत्नी अचानक एक्टिव हो गई हैं। वहीं गिरफ्तार होने के बाद भी केजरीवाल को कोर्ट से झटके पर झटका लग रहा है। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी मामले में किंगपिन यानी मुख्य साजिशकर्ता बताया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। आप के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह संभव नहीं है क्योंकि जेल में रहते हुए केजरीवाल बिना कोर्ट की इजाजत के कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। ऐसे में सरकार चलाना मुश्किल हो सकता है और फिर दिल्ली के एलजी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं और आम आदमी पार्टी नया मुख्यमंत्री चुन सकती है। ऐसे में सवाल है कि आपकी ओर से कौन है सीएम पद के लिए सबसे बड़ा दावेदार। पार्टी संयोजक की गिरफ्तारी के बाद 1 दशक पुरानी आम आदमी पार्टी के भीतर उथल पुथल मच गई है और उनके पद पर बने रहने पर संदेह पैदा हो गया है। वर्तमान में आपके लिए असली चुनौती एक ऐसे नेता की पहचान करना है जो केजरीवाल के पीछे पार्टी के मामलों और दिल्ली के शासन दोनों को सफलतापूर्वक संभाल सके। आप नेतृत्व के सामने ऐसे नेता की पहचान करना एक मुश्किल काम है जिनका कद केजरीवाल से थोड़ा भी मेल खाता हो, क्योंकि केजरीवाल 2011 में पार्टी की स्थापना के बाद से पार्टी के संयोजक के रूप में काम किया है और लगभग 1 दशक तक लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। उससे भी बड़ी बात यह है कि पार्टी को यह फैसला अब और भी जल्दी लेना होगा क्योंकि आप पंजाब, दिल्ली, गुजरात, असम और हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जहां केजरीवाल को पार्टी के प्रमुख प्रचारक के रूप में अहम भूमिका निभानी थी। राजनीतिक उठापटक के बीच दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए आप सरकार की मंत्री आतिशी का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। सोशल मीडिया पर भी चर्चा है कि आतिशी सीएम बन सकती हैं, लेकिन अब आतिशी का खेल बिगड़ता दिख रहा है। दरअसल 43 साल की आतिशी को दिल्ली सरकार के भीतर शिक्षा, वित्त, पीडब्ल्यूडी, राजस्व और सेवाओं जैसे अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी वजह से उन्हें केजरीवाल के काफी नजदीक माना जाता है। पिछले साल जून में एक फेरबदल के बाद आतिशी को 12 विभाग सौंपे गए थे, जो आपके किसी भी मंत्री के लिए सबसे ज्यादा है। इस अहम बंटवारे ने उन्हें केजरीवाल के मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर का नेता बना दिया था, जिससे पार्टी और सरकार के भीतर उनके बढ़ते प्रभाव और जिम्मेदारियों के बारे में साफ पता चलता है। लेकिन अब केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल खेल में आगे आ गई हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट लिखा है कि आपके 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर हो या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। अब सुनीता केजरीवाल के इस पोस्ट के बाद चर्चा तेज हो गई है कि अब केजरीवाल की पत्नी राजनीतिक मैदान में उतरने वाली है और पार्टी की कमान वो अपने हाथों में ले सकती है और वो दिल्ली की सीएम भी बन सकती हैं। इसलिए ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ऐसे में अब सीएम की रेस में सबसे आगे रही आतिशी का खेल खराब होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की आफत कम नहीं हो रही है। केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए बेचैन है, लेकिन उनके लिए बाहर आना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बाहर तांडव मचा रहे हैं। आपके नेता बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसीलिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब केजरीवाल एंड कंपनी की होशियारी कोर्ट ने निकाल दी है। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के जरिए वीडियो संदेश जारी करवा रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कोर्ट में केजरीवाल की दाल नहीं गल रही है।
दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से फिर झटका लगा है। अदालत ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में रविवार यानी 24 मार्च 2024 की सुबह सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की अदालत के मुताबिक याचिका पर होली की छुट्टी के बाद यानी 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। सोमवार और मंगलवार को हाई कोर्ट में अवकाश है। केजरीवाल ने शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी में पीएमएलए कोर्ट के रिमांड के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की दलील है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। कोर्ट से रविवार तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को झटका दे दिया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करते हुए सुरजीत सिंह यादव ने 22 मार्च को एक जनहित याचिका दायर की थी। उस याचिका में अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से ये बताने के लिए कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। याचिकाकर्ता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का भी अनुरोध किया। कुल मिलाकर देखें तो शराब घोटाले मामले में ईडी ने शिकंजा कस दिया है और कोर्ट से भी आरोपियों को कोई राहत नहीं मिल रही है। वहीं बीआरएस की नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 26 मार्च 2024 तक की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में ईडी ने रिमांड के लिए दलील दी कि के कविता को साक्ष्यों और केस के अन्य आरोपियों से आमना सामना करवाना जरूरी है। वहीं अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करते हुए ईडी ने दलील दी कि वे शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं और के कविता मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के संपर्क में थी। कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। अब खबर है कि अरविंद केजरीवाल, के कविता और मनीष सिसोदिया को एक साथ बैठाकर पूछताछ हो सकती है। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि के कविता के जरिए ही साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर नई शराब नीति में एंट्री की। इसमें मिले 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए। इस मामले में ईडी एक के बाद एक खुलासे कर रही है। ऐसे में अब केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। केजरीवाल जमानत के लिए भी बेचैन है और कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सोच रहे होंगे जेल में बैठकर कि क्या से क्या हो गया। देखते देखते केजरीवाल ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा, लेकिन पीएम मोदी के नए भारत में हर भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ता है, भले वो किसी भी पद पर हो। नए भारत के भीतर भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाना ही पड़ेगा, जेल का खाना खाना ही पड़ेगा और अब तो लंबा जेल में ही रहना पड़ेगा। केजरीवाल साहब ने जनता से किए वादे तो पूरे नहीं किए, लेकिन जनता का पैसा जरूर ठग लिया। केजरीवाल साहब ने सोचा कि हम तो सीएम हैं, हमें कौन जेल भेजेगा, लेकिन अब जब वो जेल में हैं तो उनके दिल की बात सार्वजनिक हो गई है। दरअसल शराब घोटाले केस में फंसे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में सीएम केजरीवाल की होली अब ईडी लॉकअप में ही बीतेगी। गुरुवार को ईडी की टीम 10वां समन लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। केजरीवाल ने इससे पहले 9 समन को अवैध बताते हुए दरकिनार कर दिया था। ईडी की टीम के पास सर्च वारंट भी था। सीएम हाउस में ईडी अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं तलाशी के बाद सीएम केजरीवाल से पूछताछ की गई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि ईडी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती है और गिरफ्तार करना तो दूर की बात है। लेकिन जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो केजरीवाल भौचक्के रह गए। दरअसल ईडी रिमांड में भेजे जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद बताया है कि गिरफ्तारी के समय वो क्या कर रहे थे। सीएम केजरीवाल ने आज तक से बातचीत में बताया है कि ईडी की टीम के आने से पहले मैं अपने माता पिता के साथ बैठा था, मुझे माता पिता से आशीर्वाद लेने का मौका भी नहीं मिला। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की वो याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी की सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट के इस फैसले के कुछ ही घंटे बाद ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंच गई और पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया। रात 11 बजे उन्हें ईडी मुख्यालय में लाया गया, जहां लॉकअप में उनकी रात गुजरी। वहीं गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में जा चुके हैं और इस मामले में गिरफ्तार नेताओं की कोर्ट से जमानत भी नहीं मिल रही है। वहीं बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 तारीख तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। साथ ही कोर्ट में ईडी ने रिमांड के लिए दलील दी कि के कविता का साक्ष्यों और केस के अन्य आरोपियों से
आमना सामना करवाना जरूरी है। वहीं अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करते हुए ईडी ने दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल इन शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं और के कविता और मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थी। वहीं खबर के मुताबिक ईडी सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल और के कविता का आमना सामना करना बेहद जरूरी है ताकि नई शराब नीति की साजिश और मुख्य तौर पर मनी ट्रेल का खुलासा और रिकवरी हो सके। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। एक के बाद एक आपके नेता मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पार्टी के एक और नेता की भी आफत बढ़ गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब सौरभ भारद्वाज की भी मुश्किलें बढ़ गई है। आपके नेताओं की आदत है कि वो सिर्फ बतौलेबाजी करते हैं। आपके नेता कोर्ट में भी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं, लेकिन कोर्ट में उनकी दाल नहीं गलती है और इस बार कोर्ट ने तगड़ा प्रहार किया है। अब कोर्ट से सौरभ भारद्वाज के लिए भी बुरी खबर आई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक आदेशों का पालन न करने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार को चिताया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वो आदेशों का पालन नहीं करते हैं और अपने अहंकार में रहते हैं तो कोर्ट उन्हें जनहित को देखते हुए जेल भेजने में तनिक भी संकोच नहीं करेगी। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को डांट भी लगाई और कहा कि कोर्ट को वो अपनी राजनीतिक लड़ाई में मोहरा न बनाए। हाई कोर्ट ने कहा कि हम जज भले हैं और नेता नहीं हैं, लेकिन नेता कैसे सोचते हैं ये बात हमें अच्छे से पता है। दिल्ली हाई कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा द्वारा दाखिल पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी। इस सुनवाई के दौरान पिछली तारीख में कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव एसवी दीपक कुमार को तलब किया था। अब कोर्ट ने दोनों को जमकर फटकारा और कहा कि दोनों जनता के सेवक हैं, ऐसे में अहंकार को किनारे पर रखे और जनता के हित के हिसाब से फैसले ले। अगर ऐसा नहीं किया तो जरूरत पड़ने पर हम आप दोनों को जेल भेज देंगे और किसी तीसरे पक्ष को इस काम को करने के लिए कहेंगे। बता दें कि ये पीआईएल इस बात के लिए दाखिल की गई थी कि दिल्ली में 20-25 हजार पैथोलॉजी लैब खुली है जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। पीआईएल की तरफ से अधिवक्ता शशांक देव सूधी ने दलील दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकृत प्रयोगशालाएं और डायग्नोस्टिक केंद्र अयोग्य तकनीशियनों के साथ काम कर रहे थे और मरीजों को गलत रिपोर्ट दे रहे थे। दरअसल सौरभ भारद्वाज ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली स्वास्थ्य विधेयक को मई 2022 में ही अंतिम रूप दिया गया था। वहीं कोर्ट ने पूछा कि इसे अभी तक मंजूरी के लिए केंद्र के पास क्यों नहीं भेजा गया। कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें समय लगेगा तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के कानून, क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 को लागू करने पर विचार करना चाहिए। सौरभ भारद्वाज की यह दलील है कि कोर्ट की कृपा से सरकार विधेयक को अधिनियमित करने में मदद मिलेगी। वहीं कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि आपको लगता है कि हम इस खेल में एक मोहरा है और आप इसे राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम किसी के प्यादे नहीं हैं। इस गलतफहमी को दूर करो कि तुम अदालत की प्रक्रिया का उपयोग करोगे। तो देखा आपने कैसे सौरभ भारद्वाज को कोर्ट से फटकार लगी है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपके नेता सदमे में हैं और हंगामा कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज भी हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह गुंडागर्दी है। राहुल गांधी को लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी ने यात्रा निकालकर भी देख लिया, लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। पार्टी के साथ तो लोग जुड़ नहीं रहे हैं और जो लोग पार्टी में हैं वो भी इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से भाग रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के एक बड़े नेता ने इस्तीफा देकर राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है कि वो पार्टी से इस्तीफा देकर क्यों भाग रहे हैं। हालात यह है कि जो नेता को कांग्रेस टिकट दे रही है वो भी इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि आएंगे तो मोदी ही, ऐसे में टिकट लेकर चुनाव में पैसे और समय बर्बाद करने से क्या फायदा। वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने राहुल गांधी को तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। अहमदाबाद ईस्ट से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए रोहन गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रोहन गुप्ता ने 16 मार्च को अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट पर पिता के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए लड़ने से मना कर दिया था। वहीं इस्तीफा देने के बाद रोहन गुप्ता ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। रोहन गुप्ता ने पार्टी छोड़ने के पीछे कांग्रेस से जुड़े एक नेता को जिम्मेदार बताया है। रोहन गुप्ता ने लिखा है कि वामपंथी माइंडसेट के उस नेता ने सनातन धर्म के अपमान पर पार्टी को बोलने नहीं दिया। रोहन गुप्ता के अनुसार उन्हें भी विपक्षी नेताओं द्वारा सनातन धर्म का लगातार अपमान किए जाने के खिलाफ टीवी पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इससे कांग्रेस की छवि और नेताओं के मनोबल को नुकसान पहुंचा है।
उन्होंने कहा है कि ऐसे ही नेताओं के कारण ईमानदार कार्यकर्ता पार्टी छोड़ते हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में रोहन गुप्ता ने लिखा है कि मैं पिछले 3 दिनों से अपने पिता के खराब स्वास्थ्य की दिक्कत से जूझ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को 40 साल देने वाले मेरे पिता के साथ किस तरह का सलूक किया गया, उन्होंने मुझे बयां किया है। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोहन गुप्ता ने लिखा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि कांग्रेस में रहकर पिता की तरह अपने नेताओं के विश्वासघात की कीमत चुकाऊं। रोहन गुप्ता ने लिखा है कि मेरे पिता ने मुझे बताया है कि कैसे उनके साथ साजिश और विश्वासघात करने वाले बच निकले। वहीं टिकट लौटाने पर रोहन गुप्ता ने लिखा है कि उम्मीदवारी वापस लेना काफी कठिन निर्णय लिया। अब मैं पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े नेता द्वारा लगातार अपमान और चरित्र हनन के कारण एक और सबसे कठिन निर्णय ले रहा हूं। रोहन गुप्ता ने लिखा है कि मैं पिछले 15 सालों तक पार्टी की सेवा करने के बाद अब आगे काम नहीं करना चाहता हूं, इसलिए तमाम पदों के साथ प्राथमिकी सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। तो देखा आपने कैसे दूसरों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी अपने ही नेताओं को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। रोहन गुप्ता ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है कि कैसे वो न्याय की बात कर सिर्फ दिखावा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।